Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lovely students, hope you're doing fine. I'm doing great. So, present indefinite tense की बात करते हैं. Present indefinite tense को simple present tense भी कहा जाता है और present simple tense भी कहा जाता है. यानी अगर इन तीनों नामों से पुकारा जाए तो उससे मुराद वो स्ट्रक्चर होगा जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिस तरीके से पाकिस्तान में पढ़ा जाता है, पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. देखिएगा, इससे पहले कि कोई भी आप टेंस सीखें, लाजिम है कि आपको ये पता हो कि इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में और उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पर. तो देखिएगा, बेसिक इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यानी शुरू में सब्जेक्ट आएगा, दरमियान में वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में कोई जुमला हो. जैसे मैं कहता है अली इज माई ब्रदर, तो अली के बारे में जुमला है, अली सब्जेक्ट हुआ. ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसके ऊपर कोई काम वाकया हो रहा हो. जैसे मैं कहता हूं अली ईट्स एन एप्पल, अली के बारे में जुमला है वो खा रहा है, और खा किसको रहा है? एप्पल को. एप्पल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अली ईट्स एन एप्पल, ईट्स वर्ब हो जाएगा. बेसिक स्ट्रक्चर उर्दू सेंटेंस का क्या होता है? तो उर्दू सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा. इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं, मजीद वाज़ेह हो जाएगा. जैसे इंग्लिश का सेंटेंस है यू ईट एन एप्पल, यू ईट एन एप्पल, यू चूंकि सब्जेक्ट था, ईट वर्ब है एंड एन एप्पल ऑब्जेक्ट है. इस तरतीब से ये एक फिक्रा बना दिया हमने. लेकिन उर्दू में अगर इसी जुमले का तर्जमा किया जाए तो बन जाएगा तुम एक सेब खाते हो. तुम खाने वाला बंदा सब्जेक्ट हो गया, एक सेब ये तो वो चीज है जिसको खाया जा रहा था, यानी ये ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसके बाद फिर वर्ब आ रहा है, यानी खाते हो. तो जब ये स्ट्रक्चर हमारे जहन में बैठ जाएगा कि इंग्लिश के सेंटेंस और उर्दू के सेंटेंस के बुनियादी तरतीब में क्या फर्क है, तो हमें ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगी. आमतौर पर ये होता है कि हमारे पास वोकैबुलरी मौजूद होती है, हमें टेंसेस भी आते हैं, लेकिन हमें तरतीब लगानी नहीं आ रही होती, तरतीब मिक्सअप हुई होती है. सबसे पहले आपको हमें ये पता चल गया कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब उर्दू के बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. उसके बाद उर्दू में इस जुमले की पहचान क्या होगी? उर्दू का अगर आप एक फिक्रा पढ़ते हैं और उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं वगैरह वगैरह आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो जुमला मैंने पढ़ा है, अगर इसको मैंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना हुआ तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल और स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट करना पड़ेगा. जैसे मैं कहता हूं वो एक सेब खाता है, वो एक सेब खाती है, हम सेब खाते हैं, मैं सेब खाता हूं, तुम सेब खाती हो, मैं सेब खाती हूं वगैरह वगैरह. जैसे लड़के पतंग उड़ाते हैं, माली पौधों को पानी देता है, किसान फसल नहीं काटते हैं, क्या हम नाश्ता करते हैं, वो कहाँ खेलते हैं, और तुम वक्त पर दवा क्यों नहीं लेते. तो आप देखेंगे इन तमाम जुमलों के एंड पर ते हैं, ता है, ते हैं, ते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इस तरह के अल्फाज से खात्मा हो रहा है इस जुमले का. तो जैसे ही लड़के पतंग उड़ाते हैं, माली पौधों को पानी देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, आपको पता चल जाए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है उर्दू का. अगर इसकी मैंने इंग्लिश करनी हुई तो मुझे वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने सीखा था. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं कहता चलूं कि अगर मेरी स्पीड कुछ ज्यादा हुई तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है नीचे से आप स्पीड स्लो कर सकते हैं. अब ये जो मैंने मिसालें दी उर्दू के जुमलों की, इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा लड़के पतंग उड़ाते हैं, माली पौधों को पानी देता है, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. यानी इसके अंदर किसी बात की नफी नहीं की गई, ना कोई सवाल पूछा गया, मस्बत बात की गई है. इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं या इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. अगर आप किसी भी टेंस को पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें से 3 सेंटेंसेस तो आपको आने ही चाहिए. अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई नफी नहीं है, जिसमें कोई सवाल नहीं है. दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर किसी बात की नफी की जाती है. जैसे अगली मिसाल है किसान फसल नहीं काटते हैं, तो ये नहीं नफी की जा रही है, नेगेटिव है. तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, लेकिन ये नेगेटिव है, नफी की जा रही है. क्या हम नाश्ता करते हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. इंट्रोगेटिव सवालिया, क्या हम नाश्ता करते हैं, वो कहाँ खेलते हैं, तुम वक्त पर दवा क्यों नहीं लेते. यहां तक समझ आ गई तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आसान हो जाएगा. असल में ये वो बुनियादी स्ट्रक्चर है, एक लाइन का स्ट्रक्चर जो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, जो मुझे नहीं समझ आती कि बच्चों से क्यों याद नहीं होता. आसान सी एक लाइन है. सब्जेक्ट तो शुरू में आना ही था, हमने पढ़ा ना सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. तो 12 के 12 टेंसेस के अंदर कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, स्ट्रक्चर तो यही होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. 12 के 12 टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट तो शुरू में आ ही रहा है, ऑब्जेक्ट भी एंड पे आ ही रहा है.
इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा 12 टेंसेस के अंदर, सिर्फ आपने ये देखना है कि दरमियान में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपने समझना है तो आपने ये समझना है कि दरमियान में सब्जेक्ट और वर्ब के कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस या ईएस। बाज़ का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाया जाता है। तो याद आप क्या करेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, याद कर लें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस ज़हन में एक दफा ज़हन नशीन कर लें तो आप इस एक स्ट्रक्चर की मदद से हजारों नहीं लाखों जुमले बना सकते हैं, लाखों जुमले, क्योंकि जुमले तो आपने खुद बनाने हैं ना, ये तो एक सांचा है जिसके ऊपर आप जुमले बनाते जाओ। मिसाल के तौर पर उर्दू में एक जुमला है, मैं एक सेब खाता हूं, आपने ये जुमला पढ़ा, आपको समझ आ गई कि एंड पे ताहूं लगा हुआ है। अगर ताहूं लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हमें इसको ट्रांसलेट करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ज़हन में आ गया इंग्लिश का कि सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया आई ईट एन एप्पल। इसी तरह हम एक सेब खाते हैं, वी ईट एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है, शी ईट्स एन एप्पल। तुम एक सेब खाते हो, यू ईट एन एप्पल, वो एक सेब खाते हैं, दे ईट एन एप्पल। देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर वही है, आई, वी, ही, शी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट, ईट्स, ईट्स, ईट, और फिर ऑब्जेक्ट एन एप्पल, एप्पल। यहां पर एक सवाल पैदा हो जाता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के जहन में कि सर आपने कहा मैं एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल, और आपने कहा वो एक सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। पर मसला ये है कि यहां पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया है, ईट, 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 और दूसरे जुमले में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया है लेकिन इसके साथ एस का इजाफा किया, ईट्स। इसकी क्या वजह है, आई ईट एन एप्पल क्यों हो रहा है और ही ईट्स एन एप्पल क्यों हो रहा है? गुड क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि देखिएगा, मैंने लिखा था स्ट्रक्चर के अंदर कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बाजू का आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो एस या ईएस कहां पर लगाया जाए, कहां पर नहीं लगाया जाए, ये सवाल है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगती है, पहला टेंस आप करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पहले टेंस में पहली फॉर्म लग रही है, ये तो कोई रॉकेट साइंस ना हुई, यानी ये तो आप एक जुमले में याद हो गया ना आपको कि पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। 3 फॉर्म्स होती है ना वर्ब की, प्ले, प्लेड, प्लेड, किक, किक्ड, किक्ड, ईट, एट, ईटन। तो ये जो पहली वाली फॉर्म्स है, ईट, किक, प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म तो लग गई स्ट्रक्चर के अंदर। अब किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ एस नहीं लगेगा, ये असल में आपने याद रखना है। और यही मिस्टेक है जो ग्रेजुएशन के पेपर में 70%, यानी 14th क्लास बीए के हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें 70% जो वो मिस्टेक कर देते हैं वो यही है। अगर आपने आज सीख ली तो हमेशा के लिए 70% गलतियां तो आपकी एकेडमिक राइटिंग में से खत्म हो जाएंगी ना। देखिएगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स, अगर ये सब्जेक्ट्स आ जाएं इनके साथ एस नहीं लगता। आई, वी, यू, दे, प्लूरल्स अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएं तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं की जाएगा। आई, वी, यू देगा तो पता है। प्लूरल्स में क्या आ जाते हैं, कोई भी नाउन प्लूरल हो जाएगा, जैसे बॉय से बॉयज, अगर बॉयज आ जाए तो एस ईएस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। जैसे बॉयज प्ले कहा जाता है, बॉयज प्लेज नहीं कहा जाता क्योंकि बॉयज के साथ एस ईएस नहीं लगेगा। बॉयज प्ले, यानी बॉयज के साथ जो वर्ब लगेगा उसके साथ एस ईएस नहीं लगेगा। बॉयज प्ले, बॉयज रन, बॉयज रन्स नहीं होता, बॉयज रन। बसेस, ये सारे बॉयज, गर्ल्स, बसेस, ये प्लूरल्स में फॉल करते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, यानी आपने फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। आई, वी, यू, द प्लूरल्स, इनके साथ एस ईएस नहीं लगता। तो फिर लगता कि इनके साथ है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स के साथ, ही के साथ लगता है ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस। सिंगुलर्स यानी बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, बस सिंगुलर है। बॉय रन्स, गर्ल रन्स, बस गोस, इनके साथ एस या ईएस का इजाफा किया हुआ हमने। तो बेसिक सी बात थी, हमें समझ आ गई। यानी अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या सीखा कि पहला टेंस पहली फॉर्म लग रही है और पहली फॉर्म में से आई, वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट्स आ जाए या प्लूरल आ जाए उसके साथ एस ईएस नहीं लगेगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर्स में से कोई सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा। लेकिन फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के ज़हन में एक सवाल आएगा, सर वो तो ठीक हो गया कि एस या ईएस इनके साथ लगेगा और इनके साथ नहीं लगेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला जैसे ईच एन एप्पल,
या we eat an apple, he eats an apple, she eats an apple, you eat an apple, they eat an apple, a boy eats an apple, boys eat an apple. तो समझ आ रही कि I, we, you, they प्लूरल जहां पर आया आपने SES नहीं लगाया, और he, she, it और सिंगुलर्स जहां पे आए वहां पे आपने SES लगा दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि I eat an apple है, he eats an apple है, ठीक है, पर she washes clothes है और he watches TV है। यानी आपने सेकंड सेंटेंस के अंदर यहां पर ईट के साथ सिर्फ एस का इजाफा किया, लेकिन थर्ड सेंटेंस में आपने वॉश के साथ ईएस का इजाफा किया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? अब ये तो पता चल गया कि एस या ईएस किनके साथ लगेगा और किनके साथ नहीं लगेगा, पर ये कैसे पता चलेगा कि एस किसके साथ लगेगा और ईएस कहां पर लगेगा? पेरेंट क्वेश्चन, पेरेंट गुड। अगर आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हुआ तो आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। इसका बड़ा आसान सा जवाब है, देखिएगा, ये वो 5 वर्ब एंडिंग्स हैं। अगर ये वर्ब एंडिंग्स आ जाएं, इनके साथ ईएस लगता है, बाकी सबके साथ एस लगता है। जैसे CH अगर किसी वर्ड के एंड पे आ जाता है, वॉच के एंड पर CH आ रहा है, इसके साथ एस नहीं लगेगा, ईएस लग जाएगा। वॉचिस, कैच से कैचेस, SH एंड पर आ जाए, जैसे वॉश, वॉश से वॉशिस हो जाएगा, या खुश से खुशीज हो जाएगा, एक्स आ जाए एंड पे, फिक्सिस हो जाएगा, रिफ्लेक्सिस हो जाएगा, एस आ जाए, मिसिस हो जाएगा, खिसिस हो जाएगा, जी आ जाए, बजीज हो जाएगा, फजीज हो जाएगा। यानी अगर किसी वर्ड के एंड पर ये वाली वर्ड एंडिंग्स आ जाए तो इनके बाद ईएस लगेगा, एस नहीं लगेगा। सर वो तो ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन है कि अगर सारों के साथ ऐसे ही लग जाता तो क्या प्रॉब्लम थी? ईएस लगाने की क्या जरूरत पड़ी? आसान हो जाता काम, आपके बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इन अल्फाज के साथ आप सिर्फ एस लगा के देखें, जैसे वॉच के साथ आप सिर्फ एस लगा रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज का सबसे पहला काम होता है कि इट इज अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने पैगाम को दूसरे बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं किसी जुबान के जरिए, और जुबान सबसे पहले बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। और बोलने के अंदर जो चीज सहल हो, आसान हो, चूंकि इंसान सहल पसंद है, आसानी पसंद है, वो उसको पसंद करता है। अब वॉच के आगे सिर्फ अगर आप एस लगा के पढ़ने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वॉच, झटका, रुक जाएंगे आप। ही वॉच टेलीविजन, बहुत मुश्किल है। ही वॉश क्लॉथ्स, बहुत मुश्किल है। और फिक्स में एंड पे आई एस की आवाज रही है, इसके आगे एक एस और लगा भी दें आप, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि एस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ बोलने के अंदर? जैसे आई फिक्स या ही फिक्स, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा इसका आसान तरीका ये कर देते हैं कि जहां पे जुबान रुकती है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, वहां पर एस से पहले ई लगा दें तो आसान हो जाएगा। जैसे वॉच कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वॉचिस कहना आसान है, वॉशिस कहना आसान है, फिक्सिस कहना आसान है। होप यू गेटिंग द पॉइंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको पता चल गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, एस लग रहा है कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, और फिर एस कहां पे लग रहा है और ईएस कहां पे लग रहा है। अब हर रूल के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर होती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि 95% 98% वो रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन कहीं पर इक्का दुक्का मकामात के ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे इस रूल के अंदर ये एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर ये वर्ड एंडिंग्स आ जाएं तो इनके बाद ईएस लगता है, लेकिन ये 3 वर्ड्स को देखिएगा, हैव से हैज बनाया गया है, ये रूल से हटके बनाया गया, बी और ई दोनों ही उतार दिए गए और साथ एस लगा दिया गया, तो हैव से हैज बना दिया गया। ये भी एक्सेप्शन, हटके है मामला। गो के बाद, हालांकि गो के एंड पे वो वर्ड एंडिंग्स नहीं है 5 जो मैंने बताई, लेकिन ओ है, इसके बावजूद इसके बाद ईएस लगाया जाता है, गोस। डू के बाद भी ईएस लगा के डज बनाया जाता है। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं, हैव, गो एंड डू, जो एक्सेप्शंस के साथ हैज, गोस और डज में चेंज हो जाते हैं। बाकी सारा कुछ उसी रूल के मुताबिक चलेगा। ओके, बुनियादी मालूमात मिल गई, लेकिन याद रखिएगा, बड़ी काम की टिप बता रहा हूं आपको। अगर आपके को एक मैं बल्कि सी बुक दूं और मैं आपसे कहूं कि ये किताब आपने 1 माह के अंदर पढ़नी है और उस किताब का टाइटल हो हाउ टू ड्राइव अ कार, गाड़ी कैसे चलाई जाए, तो अगर 1 माह बाद मैं आपसे आगे पूछूं कि आपको गाड़ी तो चलानी आ गई होगी, तो आप कहेंगे नहीं सर, किताब मैंने सारी पढ़ ली है लेकिन गाड़ी मुझे नहीं चलानी आती। इसके बरक्स अगर मैं एक बंदे को मोटी सी किताब ना दूं बल्कि गाड़ी दे दूं और 1 महीने के लिए उसको स्पेस दे दूं और मैं कहूं कि यार ये तुमने चलानी है, आपको नहीं चलानी आती, लेकिन ये गाड़ी है, ये इसके अंदर मैंने फ्यूल डाला हुआ है, ये इसकी कीज है, ये गाड़ी आपने चला चला के खुद से सीखने की कोशिश करनी है 1 माह के अंदर, और एक बड़ी सी ग्राउंड उसको खाली दे देता हूँ। तो 1 माह बाद जब मैं उससे पूछूंगा तो क्या वो वहीं पर खड़ा होगा चाबी पकड़ के कि मुझसे तो नहीं चल रही? नहीं। अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर बड़ा अच्छा चलाने वाला ड्राइवर नहीं हुआ, तो
तो ऐसा भी नहीं है कि उसको अब चलानी नहीं आ रही, वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके कुछ ना कुछ सीख लेगा, कुछ ऑन कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा, एक आधा गियर वगैरह करके आगे पीछे चला लेगा, कुछ ना कुछ हर बंदा सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल होती है वो आपको प्रैक्टिकल करने से आती है। लैंग्वेज एक प्रैक्टिकल चीज है, ये बोलने के लिए बनी थी, बाद में लिखी गई और बाद में पढ़ी गई। पहले लोग बोलते थे, फिर किसी ने लिखने का तरीका इजाद किया, फिर लिखे हुए को पढ़ना सीखा लोगों ने, तो बोलने वाली चीज को बोला जाता है। मैंने जितना कुछ आपको बताया, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहले भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस उन्होंने बड़ी दफा पढ़ा, रिवीजन के तौर पर यहाँ वो पढ़ने आए हैं, लेकिन क्या हुआ, क्यों जरूरत पड़ी कि रिवीजन करें और भूल गया, बार बार भूल जाता, और 70% मिस्टेक्स क्यों आ रही है ग्रेजुएशन की क्लासेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? इस वजह से आ रही हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिस की चीज है, बोलने की चीज है, और हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम लेक्चर लेते हैं, हम कहते हैं सर वेल एंड गुड, बहुत मजा आया, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है, लेकिन भाई जाके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी थी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। जैसे सेंटेंस है, लड़के पतंग उड़ाते हैं, हमें पता चल रहा है, करें ट्रांसलेट करें, मुझ तक शायद आवाज पहुंच जाए। लड़के पतंग उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, लड़के, इनके बारे में ये सेंटेंस है। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ओके, इसकी तो इंग्लिश हो जाती है बॉयज, गुड। और पतंगे काइट्स, लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट एंड पे दरमियान में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होती है, उड़ाते हैं। और लड़के बॉयज, प्लूरल है, बॉयज के साथ एस नहीं लगता। उड़ाने की इंग्लिश हमें आती है फ्लाई, फ्लू, फ्लो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी फ्लाई, फ्लाई के साथ एस नहीं लगेगा, तो ट्रांसलेशन क्या बन गई, बॉयज फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, माली पौधों को पानी देता है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। नेक्स्ट वाला आप बनाएंगे, किसान फसल काटते हैं, जी, फार्मर्स, गुड, हार्वेस्ट क्रॉप्स, फार्मर्स हार्वेस्ट क्रॉप्स। हम नाश्ता करते हैं, वी टेक ब्रेकफास्ट, ग्रेट, you're learning so fast। तुम क्रिकेट खेलते हो? नहीं सर मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता। हाँ जुमला बना रहे हैं, ठीक है, नहीं खेलते। You play cricket। So ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा। वीडियो के साथ मैं आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज के एतबार से बोनस भी दूंगा, और आज की वीडियो में जो बोनस है वो आपके सामने, ये एक वर्ड है जिसको हम सारे पढ़ते हैं, कैल्शियम। पाकिस्तान के अंदर सारे कहते हैं कैल्शियम की गोलियां ले आओ, कैल्शियम की कमी हो रही है, लेकिन दरअसल इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ्फुज जो अहले जुबान करते हैं वो कैल्शियम नहीं है, बल्कि वो कैल्शियम, कैल्शियम, शीन से नहीं है, सीन से, कैल्शियम। तो आज से आपने कैल्शियम नहीं पढ़ना, कैल्शियम पढ़ना है। और जब आप कहोगे कैल्शियम तो कोई बंदा आपकी तस्दीक करवाने आ जाएगा, भाई कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम होता है। आप उसको ये वीडियो भी दिखा दीजिएगा, या आप गूगल से या किसी अच्छी सी डिक्शनरी से दिखा सकते हैं। इस तरह एक लफ्ज है, हम बोलते हैं इसको से, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ्फुज है से। से, I say that you are a doctor, I say that you are a doctor। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, अगर से की प्रोनाउंसिएशन यूं है जैसे मैं कह रहा हूं से, तो फिर ये वर्ड जिसके साथ एस लगा दिया जाएगा से के साथ, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए says। The boy says that he is a doctor, the boy says that he is a doctor। लेकिन ऐसा नहीं है, अहले जुबान पहले वाले को तो सही पढ़ते हैं और दूसरे वाले को सेस पढ़ते हैं, सेस। He says that he's a doctor, he says that he's a doctor। तो ये आज का बोनस था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये इन वर्ड्स के साथ आप आगे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये भी एक अजीबोगरीब से लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको फोनेटिक अल्फाबेट बोला जाता है। अगर आप आमतौर पर ये होता है ना कि हमने प्रोनाउंसिएशन देखनी हो किसी लफ्ज की, तो हम गूगल पे जाते हैं और वहां पर एक साउंड का बटन होता है, उसको प्ले करते हैं तो वो बोल के हमें सुना देता है, पता चलता है प्रोनाउंसिएशन क्या। लेकिन अगर ये फोनेटिक अल्फाबेट आपको आते हो, ये पढ़ने आते हो, तो सिर्फ ये लिखा हुआ लफ्ज यहां से देखकर आप पढ़ सकते हैं। यानी यहां से देख के आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैल्शियम है, इसकी सही है, इसकी सेज है। तो अगर आपको लगे कि आपको ये प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए और आपको फोनेटिक अल्फाबेट का पता होना चाहिए, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और पूरा कोर्स इसके ऊपर बना दूंगा कि फोनेटिक अल्फाबेट को कैसे पढ़ा जाता है। हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप शायर मशरिक़ हैं, आप मेरे फेवरेट पोइट भी हैं। आपका एक बड़ा मशहूर और खूबसूरत शेर, आप फरमाते हैं कि अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे वली है इश्क,
عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات، اگر عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر اس کی تشریح کریں گے، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔